वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। ये जो पंक्तियां हैं उनके ग्रंथ रश्मिरथी से उद्धृत हैं। स्मृति जो कि इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ रहा और जो कि काफ़ी लोकप्रिय है लोगों के बीच, सामान्य जनों के बीच, जनमानस में काफ़ी लोकप्रिय हैं ये पंक्तियाँ। और जो कि श्री कृष्ण जी की चेतावनी है उसका जिक्र है उनके अंदर, उस ग्रंथ के अंदर कि दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे। तो ये जो बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ हैं उस ग्रंथ से उद्धृत हैं। तो किस तरीके का जो रामधारी सिंह दिनकर का व्यक्तित्व रहा इस पर हम बात करेंगे। इनका जीवन वृत्त रहा, कृतित्व रहा, इनकी जीवन शैली क्या रही और किस तरीके का इनका जो कार्यक्षेत्र है विकसित हुआ, कौन कौन से सम्मान मिले, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। इनके सामान्य परिचय से जुड़े हुए, इनकी शिक्षा किस तरीके से रही, रचनाएं इनकी प्रमुख कौन कौन सी हैं, उन पर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। ये जो ग्रंथ है बारदौली विजय संदेश, ये इनका पहला ग्रंथ है उसके, तो उस संदर्भ में आपको ध्यान रखता है 1928 इसका ये पहला काव्य संग्रह है उनका, 1928 इसका समय है। सम्मानों पे बात करेंगे, किस तरीके से साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ और पद्म भूषण से सम्मानित हैं और भारत सरकार के द्वारा इनके नाम पे डाक भी जारी होता है। तो इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। योगदान इनका क्या रहा, कार्य इनका किस तरीके से विकसित हुआ, यानी कि भारत की आज़ादी के पहले और भारत की आज़ादी के बाद इनके दायित्व क्या क्या रहे, इन पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है इनका जो समय है वो 1908 में इनका जन्म है, 1974 में इनका देहावसान है। यानी कि इन्होंने किस तरीके से भारत की आज़ादी के पहले का समय देखा और भारत की आज़ादी के बाद का समय देखा, यानी एक बड़ा अनुभव। भारतीय राजनीति में भी रहे, भारतीय संसद में भी बैठे, 2 कार्यकालों तक रहे, 1952 में मनोनीत होते हैं राज्यसभा में। इन तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। जैसा कि आपको पता है इनका जन्म बिहार में हुआ और बिहार के सिमरिया गाँव में हुआ। तो ये जो ग्राम है सिमरिया, ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में वहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ। इससे पहले हमने तमाम लोगों पर बातचीत की है, आधुनिक साहित्य से संबंधित और भक्तिकालीन साहित्य से संबंधित, भक्तिकालीन संत धारा के जो तमाम संत हैं उन पर बातचीत करी है। तो उनकी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो कबीर हो, तुलसीदास जी हो, मीराबाई जी हो, रहीम हो, रसखान हो, इन तमाम लोगों पे हमने बात की है। तो इनकी जो प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। इनका जन्म बिहार में हुआ, बिहार के सिमरिया गाँव में जन्म। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, इनका जो प्रारंभिक जीवन है काफ़ी संघर्ष में रहा। जैसा कि आपको विदित है जब बचपन में इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई तो एक लंबी यात्रा इनको पैदल करनी पड़ती थी अपने विद्यालय तक जाने के लिए। उसके बाद आपको पता है किस तरीके से बीए की इनकी जो परीक्षा है वो होती है पटना से, किस तरीके से इनकी बीए की जो पढ़ाई होती है वो पटना कॉलेज से होती है। और बीए करने के बाद वो अध्यापन कार्य से जुड़ते हैं और उससे उनका जो आजीविका का निर्वहन है वो होता है। किस तरीके से आपको पता है कि सबसे पहले वो अध्यापक के तौर पे अपना दायित्व संभालते हैं। जब बीए उनकी पूरी हो जाती है उसके बाद में बीए की डिग्री मिलने के बाद तो अध्यापन कार्य करते हैं बीए की परीक्षा पास करने के बाद ही। फिर आपको पता है कि बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार की इन्होंने नौकरी भी की। ये इनके बारे में जो तथ्य है तमाम ये आपको ध्यान रखने हैं, परीक्षाओं में प्रश्न आपके बनते हैं। तो अध्यापन कार्य किया प्रारंभिक में, जब बीए की परीक्षा पूरी हो गई उसके बाद सब रजिस्ट्रार की नौकरी की इन्होंने बिहार सरकार के अधीन। और इसके साथ ही साथ क्रमशः आप देखेंगे किस तरीके से सब रजिस्ट्रार का काम बिहार सरकार में देखते हैं और अंग्रेजी शासन के युद्ध प्रचार विभाग में भी ये काम करते हैं। आपको पता है ये आज़ादी के बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ, यानी आज़ादी के पहले के इनके किस तरीके के दायित्व रहे, कार्यभार रहे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इनकी जो काव्य यात्रा है वो हाई स्कूल से शुरू हो जाती है जिससे आप परिचित हैं। तो बीए की परीक्षा पास करने के बाद अध्यापन कार्य में प्रवृत्त होते हैं और उसके बाद आपको पता है बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार की नौकरी करते हैं और अंग्रेजी शासन के युद्ध प्रचार विभाग में भी काम करते हैं। लेकिन इसके पैरेलल, इसके समानांतर वो कविताओं का सृजन भी करते हैं। यानी कि अंग्रेजी शासन के युद्ध प्रचार विभाग में होते हुए भी वो काव्य सृजन कर रहे थे, वो अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध कर रहे थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और महनीय बात है। जैसा कि मैंने चर्चा की, मैंने जब जयशंकर प्रसाद के बारे में बात की तो जयशंकर प्रसाद का जिस तरीके का नॉलेज है, जयशंकर प्रसाद जिनका जन्म काशी में हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद के तमाम जो नाटक हैं आप देख लीजिए, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, दुष्वामिनी है, ये जो तमाम नाटक हैं ये सब ऐतिहासिक चरित्रों के आधार पर हैं। यानी कि चरित्र
और कथानक जो उसका फॉर्मेट है, यानी उसको आप देखेंगे यानी कि चंद्रगुप्त नाम से है तो आपको लगेगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा है, स्कंदगुप्त के बारे में चर्चा है। लेकिन उस ऐतिहासिक चरित्रों के माध्यम से जो तत्कालीन समस्या की तरफ जो इशारा इंगित करने का प्रयास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही उस समय जो साहित्यकार है, उस समय के जो तमाम साहित्यकार हैं, ये वो काम कर रहे थे। जैसे कि प्रेमचंद हैं, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर हैं, जैसे कि प्रसाद हैं, ऐसे तमाम लोग काम कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं छिपे तौर पर यानी कि खुले तौर पर नहीं, किसी न किसी माध्यम से यानी ऐतिहासिक चरित्रों का सहारा लेते हुए, ऐतिहासिक कहानियों का सहारा लेते हुए तत्कालीन समस्या बता रहे थे, उस समय की जनता को जगाने का काम कर रहे थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और महनीय बात और महत्वपूर्ण काम भी है। यानी कि महज सिर्फ मनोरंजन उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जैसा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा साहित्य सृजन का, तो वही उसका वो परिपालन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है इनके विषय में। आपको पता है, जब हम राष्ट्रकवि की बात करते हैं तो राष्ट्रकवि का नाम लेते ही यानी कि राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है और कविताओं का सृजन कर रहा है, वो राष्ट्रकवि है। यानी कि जब हम राष्ट्रकवि का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में मैथिलीशरण गुप्त आते हैं। मैथिलीशरण गुप्त किस तरीके से राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित थे, और उनके बाद रामधारी सिंह दिनकर को डिप्टी राष्ट्रकवि कहा गया, क्योंकि इनके यहाँ भी जो राष्ट्र भावना है वो उसका ओज हमें दिखाई पड़ता है, उसकी जो भावना है वो दिखाई पड़ती है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप रीतिकालीन रचनाकारों में देखते हैं, आपको भूषण दिखाई पड़ते हैं जो राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत है। तो तमाम चीज़ें आपको इनके विषय में ध्यान रखनी है। मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्रकवि, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जो आते हैं ये डिप्टी राष्ट्रकवि के तौर पे आते हैं। तो आपको इनके विषय में ये बात ध्यान रखनी है। 1908 से 1974 का इनका जीवन काल। तो इनकी परिचय की हमने बात कर ली, सामान्य जीवन इनका जो भी था कि शिक्षा दीक्षा हुई, उसके बाद इन्होंने संघर्ष में इनका स्टार्टिंग का जीवन रहा। उसके बाद इन्होंने जो है बीए की पढ़ाई की, बीए की पढ़ाई पास करने के बाद अध्यापन कार्य शुरू किया। बिहार सरकार में सब स्टार की नौकरी की। अंग्रेजी शासन में जो युद्ध प्रचार विभाग था वहाँ पे भी रहे, उसके समानांतर साहित्य सृजन कर रहे थे, तो उसमें उसकी आलोचना भी कर रहे थे, उसके विरुद्ध लिख भी रहे थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। ये तो हो गई बिफोर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के पहले की जो इनके जो कार्यभार हैं उसकी बात। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें यानी आज़ादी के बाद किस तरीके से जो दिनकर हैं वो प्रवृत्त होते हैं कामों में, इसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं बारदोली विजय संदेश। ये जो ग्रंथ है इनका पहला प्रकाशित ग्रंथ है, तो ये आपको इसके विषय में ध्यान रखना है। पहला संग्रह है, 1928 इसका समय है। पटना से इन्होंने बीए किया। तो ये आपको इनके विषय में कुछ चीज़ें बेसिक बातें जो हैं वो ध्यान रखनी है। ग्रंथों की हम अभी चर्चा करेंगे किस तरीके से कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, इनके तमाम ग्रंथ हैं। उर्वशी पे इनको ज्ञानपीठ मिला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि युद्ध प्रचार विभाग के बाद आज़ादी के बाद आप देखते हैं कि मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष के तौर पे काम करते हैं। यानी आज़ादी के बाद की जो इनके महत्वपूर्ण काम है, मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष के तौर पे काम करते हैं। और 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होते हैं। 1952 में ये संसद चले जाते हैं। भारतीय संसद में ये 2 कार्यकाल तक रहते हैं, और एक लंबा कार्यकाल है। उस पूरे कार्यकाल में वहाँ रहते हैं, एक नया अनुभव उनको होता है किस तरीके से वो देश के लिए वहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि 1952 में राज्यसभा में रहते हैं और 2 कार्यकालों तक रहते हैं। उसके बाद ये भागलपुर विश्वविद्यालय में एज अ वीसी यानी कि एज अ उपकुलपति काम करते हैं। राज्यसभा से वापस आने के बाद जो उनको 2 कार्यकाल उनके जो हैं बड़े कार्यकाल हैं। राज्यसभा में 2 कार्यकाल उनके बीतते हैं। उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय में वीसी रहते हैं यानी कि उपकुलपति रहते हैं। और उसके 1 वर्ष बाद ही उनको दिल्ली वापस बुला लेती है भारत सरकार के गृह विभाग में उनको हिंदी सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया जाता है। तो ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात। आपको पता है किस तरीके का जो दिनकर का व्यक्तित्व है वो इतना प्रभावशाली है, किस तरीके के जो तत्कालीन नेता हैं वो उनसे प्रभावित रहते हैं, और किस तरीके से सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जो पंक्तियां हैं दिनकर की, ये उनके तीव्र यथार्थ बोध को बताती हैं, और कहीं ना कहीं दिनकर के अंदर जो ओजस्विता है, बात कह देने की जो क्षमता है, उसको दिखाती है, प्रखरता को दिखाती है। यानी कि इनकी जो तमाम कविताएं हैं वो कहीं ना कहीं जनता की समस्या को लेकर, अगर आज़ादी के पहले की उनकी जो रचनाएं आप देखें तो उसमें किस तरीके से अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध जो उन्होंने लिखा है, और आज़ादी के बाद किस तरीके से तत्कालीन जो समय है उसके विरुद्ध में लिखा है, उसके विरुद्ध लिखा है, उसकी विसंगतियों के विरुद्ध लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने बात की 1952 में राज्यसभा में 2 कार्यकाल उनके बीतते हैं संसद में। उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त होते हैं। उसके 1 वर्ष बाद ही उनको भारत सरकार वापस बुला लेती है, हिंदी सलाहकार के तौर पर नियुक्त करती है।
तो ये हुआ एक बात। साहित्य अकादमी सम्मान आपको पता है हिंदी में कई भारतीय भाषाओं में मिलता है और साहित्य अकादमी पे हमने चर्चा सिलसिलेवार तरीके से की है। साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ किन किन को मिला है, कब कब मिला है, तो उसका जो प्रीवियस वीडियो है आपको इस वीडियो के लिंक, इसके लिंक पे मिल जाएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। साहित्य अकादमी सम्मान की बात करें तो इनको जो इनका ग्रंथ है संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, ये जो ग्रंथ है गद्य है इनका। इन्होंने गद्य में भी सृजन किया, पद्य में भी सृजन किया, तमाम गद्य विधाओं में सृजन किया, अलग अलग विधाओं में। तो ये इनकी मजबूती है, ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृति के 4 अध्याय जो ग्रंथ है, इस पर इनको साहित्य अकादमी सम्मान मिला है। तो ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बन सकता है। तो साहित्य अकादमी इनको मिलता है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, और ज्ञानपीठ इनको मिलता है उर्वशी के लिए। आपको ध्यान रखना है, उर्वशी पे इनको ज्ञानपीठ मिलता है, साहित्य अकादमी इनको मिलता है संस्कृति के 4 अध्याय पे, और ये पद्म भूषण से सम्मानित है भारत सरकार के द्वारा। और भारत सरकार डाक टिकट भी इनके लिए जारी करती है इनके सम्मान में। ये इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण सम्मान जो आपको ध्यान रखना है कि साहित्य अकादमी संस्कृति के 4 अध्याय पे मिलता है, ज्ञानपीठ उर्वशी पे मिलता है, पद्म भूषण सम्मानित से डाक टिकट इनके द्वारा इनके लिए भारत सरकार ने जारी किया। तो ये तमाम चीज़ें आपको इनके विषय में ध्यान रखनी है। संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ से जो दिनकर की विचारशीलता है और दिनकर का जो अध्ययन है, दिनकर का जो नॉलेज है वो हमें पता चलता है। किसी भी साहित्यकार के लिए, किसी भी रचनाकार के लिए अगर उसका इतिहास बहुत अच्छा है, अगर उसे अपने पूर्ववर्ती इतिहास का अच्छा ज्ञान है, तो ये उसके साहित्य के सृजन में एक नया आयाम लेके आता है। जिस तरीके से आप देखते हैं जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक चरित्रों का आधार ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उस ऐतिहासिक कैरेक्टर्स के बारे में, उन ऐतिहासिक कहानियों के बारे में पूरी तरीके से पता है, तभी वो उससे समकालीन परिवेश जोड़ के अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात को प्रसारित कर रहे हैं, लोगों के बीच लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। वो तभी कर पा रहे हैं क्योंकि उनको बोध है, उनको पता है, उन्होंने पढ़ा है, तो उनको उनको इतिहास का क्या है, बोध है। तो ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से बिफोर इंडिपेंडेंस इनके काम रहते हैं। अध्यापक के तौर पर, सब रजिस्ट्रार के तौर पे, अध्यापक के तौर पे ये काम शुरू करते हैं प्रारंभ में, BA पास करने के बाद। उसके बाद सब रजिस्ट्रार का काम बिहार सरकार में गरीब शासन के युद्ध विचार विभाग में काम करते हैं। उसके बाद मुजफ्फरपुर कॉलेज में आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी मिलने के बाद हिंदी के विभागाध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं। 1952 में राज्यसभा में 2 कार्यकाल तक रहते हैं। उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के तौर पर काम करते हैं। उसके 1 वर्ष बाद ही भारत सरकार उनको वापस बुला लेती है और हिंदी सलाहकार के तौर पर नियुक्त करती है। तो ये इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है। दिनकर ओजस्विता के कवि हैं, दिनकर ओज के कवि हैं। दिनकर की जो कविताएं हैं वो बहुत ही अलग स्तर की होती हैं, और कहीं ना कहीं दिनकर ओज के कवि हैं और दिनकर श्रृंगार के भी कवि हैं। तो ये इनके विषय में आपको ध्यान रखना है। दिनकर एक बड़ा नाम है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, और इन्होंने भारतीय राजनीति में भी अपना एक अच्छा अनुभव लिया, और साथ में भारतीय साहित्य है उसमें भी एक अच्छा खासा इनका अनुभव रहा। तो ये तमाम चीज़ें आपको इनके विषय में ध्यान रखनी है। हमने तमाम तथ्यों पर बात की जो इनसे जुड़े थे, महत्वपूर्ण थे, और परीक्षा में जहाँ से प्रश्न बनते हैं तो परीक्षा उपयोगी तथ्यों को लेकर ही बात की गई है, जिससे कि आपकी परीक्षा की जो तैयारी है वो सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके, उसके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा, इससे पहले हमने तमाम लोगों पे बातचीत कर ली है। भारती हरिश्चंद्र हो, जयशंकर प्रसाद हो, महादेवी वर्मा हो, मीराबाई जी हो, कबीर जी हो, तुलसीदास जी हो, इस सभी पे सिलसिलेवार तरीके से बातचीत हो चुकी है। तो उसकी जो वीडियोस का लिंक है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नए रचनाकार, किसी नए आलोचक, किसी नए साहित्यकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।